नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, हमने आपको सैयद वंश तक कवर कराकर छोड़ दिया था। आज हम बात करने वाले हैं लोधी वंश के बारे में। तो आपको अपने नोट्स पर डाल लेना है लोधी वंश। थोड़ा आपको रिकॉल कराऊंगा पीछे का, जिससे आपका माहौल बनेगा और वीडियो देखने में आपको अच्छा लगेगा। तो सैयद वंश में हमने क्या देखा था, फिरोज शाह तुगलक जो वंश उनका आखिरी जो शासक रहता है वो रहता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और उनके समय में 1398 में तैमूर लंग आक्रमण करता है। तैमूर लंग के आक्रमण करने के बाद जब वह भारत से वापस जाता है तो मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर की सूबेदारी खिज्र खां को सौंप देता है। और यहाँ से तुम्हारा सैयद वंश स्टार्ट होता है। सैयद वंश में पहले कौन आते हैं? खिज्र खां आते हैं। फिर उनके बाद उनका बेटा आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आता है अलाउद्दीन शाह। और अलाउद्दीन शाह का वजीर रहता है हमीद खां। और हमीद खां बहलोल लोधी को आमंत्रित करता है और बहलोल लोधी हमीद खां को मार देता है। और यहीं से तुम्हारी लोधी वंश की स्थापना होती है। तो यहाँ पर हम डालेंगे लोधी वंश। तो लोधी वंश में 3 शासक प्रमुख रहते हैं। पहला तुम्हारा कौन रहता है? बहलोल लोधी। दूसरा तुम्हारा कौन रहता है? सिकंदर लोधी। और तीसरा तुम्हारा कौन रहता है? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश कब से कब तक चलेगा? तो यहाँ पर आपको डालना लोधी वंश चलेगा आपका 1451 से लेके 1526 तक। और बहलोल लोधी कब से कब तक रहेंगे? ये रहेंगे तुम्हारे 1451 से लेके 1487 तक। और इसके बाद ये सिकंदर लोधी आएंगे आपके 1487 से लेके 1517 तक। और इसके बाद इब्राहिम लोधी आपका आएगा 1517 से लेके 1526 ईस्वी तक। थोड़ा हम जान लेते हैं बहलोल लोधी कहाँ निवास करते हैं। तो बहलोल लोधी आप देखेंगे हिमालय की कुछ संरचना ऐसी है, जैसा कि मैं आपको भारत के भूगोल में ही बता चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा हो तो उसको आप वीडियो को देख लीजिए। जो हिमालय नाम है वह हमारा भारत में है और पाकिस्तान में यह सुलेमान या किरथर के नाम से जाना जाता है। सुलेमान या किरथर के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में यही हिमालय हिंदू कुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और हिंदू कुश पर्वत कहाँ है? जहां पर बोलन दर्रा है, ये भी मैंने आपको बताया। तो हमारा जो बहलोल लोधी रहता है यह सुलेमान पर्वत का ही निवासी है। कहाँ का है? सुलेमान पर्वत का निवासी है। कबीला इसका गिलजाई है। और यह क्या करता है? इसका कार्य ये रहता है, जो अफगान सरदार रहते हैं, बैठा पाकिस्तान में, लेकिन अफगान सरदार जो अमीर अफगान सरदार रहते हैं उनको ये जागीरें प्रदान करता है, उच्च पद प्रदान करता है। अकबर के समकालीन रहकर शासन करता है। अकबर बैठा है आगरा में और ये बैठा है दिल्ली में। अकबर के समकालीन रहकर ये शासन कर रहा है। अब ये क्या करता है? ये बहलोल नाम के सिक्के चलाता है, अपने नाम के सिक्के चलवाता है दिल्ली में। और क्या होता है? पहली बार दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसके मरने पर महिलाओं ने, बच्चों ने और बूढ़ों ने काले कपड़े पहनकर शोक व्यक्त किया था, जब 1487 में ये मरता है। मतलब इसने कुछ अच्छे ऐसे काम किए जिसकी वजह से सभी लोगों ने काले कपड़े पहनकर इसके लिए शोक व्यक्त किया। इसके बाद इसकी गद्दी पर बैठता है आपका सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। सिकंदर लोधी ये वही है जिसके बचपन का नाम निजाम खां है। और इसने 1504 में यमुना नदी के तट पर आगरा नामक शहर की रचना की। और 1507 में इसने दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी। राजधानी इसने कहाँ बना दी? आगरा बना दी। और इसने क्या किया? तो इसने मतलब ये ऐसा शासक था जिसने युद्ध स्थल पर लूटे गए माल पर कभी कर नहीं लिया, जिसे हम बोलते हैं खुम्सकर। जैसा कि हमने आपको अलाउद्दीन खिलजी में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 24 कष्टदायी कर लागू किए थे, उनमें से एक कर खुम्सकर था। और ये खुम्सकर किसने नहीं वसूला? क्वेश्चन आता है कि खुम्सकर दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नहीं वसूला? तो हमारा कौन था? सिकंदर लोधी था, जिसने खुम्सकर नहीं वसूला था। इसने सुल्तान सिकंदर शाही की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? सुल्तान सिकंदर शाही की इसने उपाधि धारण की। और इसने क्या किया? इसने जो मुसलमानों के मुहर्रम त्योहार था उस पर रोक लगा दी। कह दिया कि आप मुहर्रम त्योहार नहीं मनाओगे। जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको संतों और पीरों की मजार पर जाने से इसने मना कर दिया। इससे भी इसका मन नहीं भरा तो इसने उड़ीसा के नागरकोटा मंदिर को लूटा। नागरकोटा में ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और वहां पर जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति थी उनको इसने तोड़ दिया और उनके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। इसका एक वजीर था मियां मोहिया, जिसकी सहायता से
या जिसने दिल्ली में मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया और इसने मापन की एक प्रणाली की शुरुआत की और गजे सिकंदरी नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी पहली माप आपकी 30 इंच थी। जब हिंदू शासकों की मूर्ति को तोड़ोगे तो भाई साहब कहीं ना कहीं तुमको परिणाम मिलेगा। आगे जाकर होता क्या है कि इनकी 21 नवंबर को मृत्यु हो जाती है गले की बीमारी के कारण। इनकी बीमारी हो जाती है गले में इनको ना तो चाय जा रही है ना कॉफी जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, खाने पीने के लिए परेशान होगा और गले की बीमारी के कारण ये मर जाते हैं। इनको गुलरुखी नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यह गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखते थे। इनके 2 बच्चे थे, एक था आपका इब्राहिम लोदी और दूसरा था आपका जलाल खान। जब ये मरते हैं तो अफगानी तुर्क सरदार आपसी गृह युद्ध से बचने के लिए, मतलब दोनों भाइयों की लड़ाइयों को रोकने के लिए सिकंदर लोदी के संपूर्ण साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। दिल्ली सल्तनत दी जाती है इब्राहिम लोदी को, जलाल खान को क्या दिया जाता है, जौनपुर दिया जाता है। जौनपुर की स्थापना किसने की थी, बताया था पिछले वीडियो में। जौनपुर की स्थापना हमारा फिरोज शाह तुगलक करता है। फिरोज शाह तुगलक 300 नए शहरों की स्थापना करता है, जिनमें से 5 उसके प्रमुख थे। कौन कौन से थे, फिरोजाबाद और फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर। जौनपुर इसने अपने बड़े भाई जौना खां या जूना खां, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, उसकी याद में बसाया था। वही जौनपुर किसको मिलता है, जलाल खां को मिलता है। अब इब्राहिम लोदी जब गद्दी पर 1517 ईस्वी में बैठता है तो इसकी शक्तियां काफी बढ़ी हुई होती हैं। यह सबसे पहले घटोली का युद्ध 1517 में राणा सागा के साथ करता है। राणा सागा की एक आंख निकाल लेता है और एक हाथ निकाल लेता है, उसको टोंटा और काना दोनों बनाकर छोड़ देता है। राणा सागा रोते हुए अपने दरबार में जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं मेरी तो आंख भी निकल गई, हाथ भी चला गया, टोंटा भी बना दिया, तुम देखते ही देखते रह गए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी वारदात होगी तुम्हारे साथ, तो अब क्या किया जाए कि अब हमको इससे बदला लेना है। मेरी आंख निकली आज, कल को तुम्हारी भी आंख निकली, कल को तुम्हारा भी एक पैर गायब कर दिया जाएगा, फिर क्या करोगे। जैसा कि हर घर में एक विभीषण होता है, इब्राहिम लोदी का चाचा रहता है आलम खां, और आलम खां तुम्हारा राणा सागा के साथ मिल जाता है और राणा सागा और दौलत खां लोदी ये तीनों मिलकर कहते हैं कि अब किसी ना किसी नए साम्राज्य की स्थापना अगर हमें अपने को करनी है, दिल्ली सल्तनत पर बैठना है, तो किसी ऐसे शासक को बुलाया जाए जो इब्राहिम लोदी को मार दे और जाने के बाद जब वो भारत से वापस जाए तो हमको दिल्ली सल्तनत सौंप जाए, जैसा कि तैमूर लंग ने किया था। तैमूर लंग जब गया था तो दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर की सूबेदारी खिजर खां को सौंप कर गया था। तो इसी तरीके से ये सोचते हैं किसको बुलाया जाए, तो इनकी जाति तैमूर लंग के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि चंगेज खां भी बहुत मशहूर था, तो इन्होंने कहा क्यों ना इनके वंशज को ही बुलाया जाए। तो तैमूर खां का वंशज और चंगेज खां, ये दोनों का मतलब चंगेज खां की लड़की और तैमूर का बेटा, तो दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन कौन था, बाबर था। तो बाबर को इन्होंने आमंत्रित किया और बाबर को आमंत्रित किया तो बाबर ने 1519 में पहली बार भारत पर बेरा और बाजौर नामक स्थान पर आक्रमण किया। यह भारत में इसका पहला आक्रमण था। जब बाबर ने पहला आक्रमण यहाँ पर किया तो उसने अपनी समझ विकसित की और उसने देखा कि भारतीय जो राजा हैं उनमें एकता नहीं है, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की कटी करते हैं और इसी कारण ये हार जाते हैं। तो इसने सोचा क्यों ना हम भारत में अपना पैर पसारें और यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार करें। 19-20 अप्रैल की बात है, अचानक रात्रि में इब्राहिम की शिविर पर हरियाणा में बाबर आक्रमण कर देता है। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई व्यक्ति सो रहा हो और सोते में तुम उसको जगाओ तो होगा, नींद में तो वैसे ही चलेगा। तो ऐसे ही सोते में जब आक्रमण होता है तो क्या होता है, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी अंतिम शासक रहता है जो कि युद्ध स्थल में शहीद हो जाता है, लोदी वंश का। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक रहता है जो कि युद्ध स्थल में शहीद हो जाता है। बाबर इस युद्ध में क्यों जीता, क्या कारण था, तो बाबर को रूमा और तुलगमा दोनों ही युद्ध की पद्धतियां आती थी, क्योंकि यह 2 ब्रीडों का मिक्स, मतलब मिक्स ब्रीड मानी जाती है इसको। तैमूर लंग और पिता इनके तैमूर लंग की तरफ से थे और माता इनकी चंगेज बनानी की तरफ से थी। ठीक है, तो दोनों की तरफ से था, तो इसको दोनों युद्ध की पद्धतियां आती थी। दूसरी बात, इसने पहली बार युद्ध में गोला बारूद और तोप का प्रयोग किया जो कि इब्राहिम लोदी के पास नहीं था, और यह अपने साथ मुस्तफा नामक एक व्यक्ति को लेकर आया था जिसने तोप चलाने की सेवाएं दी। वह तोप चलाता था, क्या चलाता था, तोप चलाता था, तो तोप की इसने सेवाएं नहीं दी, तो इस वजह से ये हार गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, लोदी वंश खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर हम आगे 2 बीच में जो साम्राज्य छूट गए हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और ये बताया था 1347 में हसन गंगू मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही क्या करता है,
बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता। तो इन दोनों शासन को साम्राज्य को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मुगल पढ़ेंगे, और मुगल में दो पढ़ेंगे, एक पूर्ववर्ती मुगल और परवर्ती मुगल। ठीक है, उसके बाद एक दो चैप्टर और रह जाएंगे तो आपकी मध्यकालीन हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, फिर हम चालू करेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम इसके पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो पहले हमको क्या डालना है, यहाँ पर पहले हमको डालना है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी में आपको सबसे पहले पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिखोगे शासनकाल। और जिस तरीके से मैं आपको लिखाकर नोट्स बनवा रहा हूं, यकीन मानिए उसी तरीके से आप यदि नोट्स बनाएंगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो शासनकाल में क्या लिखेंगे, शासनकाल कब से कब तक है, 1451 से लेकर 1487 ईस्वी। फिर यहाँ पर पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे आपका निवासी। निवासी कहाँ के हैं, ये सुलेमान पर्वत के हैं, और सुलेमान पर्वत कहाँ पर पड़ता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो क्या लिखेंगे, निवासी सुलेमान पर्वत। इसके बाद फिर लिखेंगे कबीला, इसका कौन सा कबीला था, तो कबीला था इसका गिलजाई कबीला। कबीला कौन सा था, गिलजाई कबीला। समकालीन किसके था, अकबर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, समकालीन अकबर। इसके बाद यहां पर अगला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, तो अगले पॉइंट में लिखेंगे बहलोल सिक्के चलाता है। बहलोल सिक्के चलाए, बहलोल सिक्के चलाए। फिर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अफगानी अमीर सरदारों को, अफगानी अमीर तुर्क सरदारों को, ऐसा लिखते हैं, अफगानी अमीर तुर्क सरदारों को क्या करता था, ये बताया था मैंने अभी, जागीरें और उच्च पद, जागीरें और उच्च पद प्रदान करता था, और उच्च पद प्रदान करता था। दूसरा क्या बताया था मैंने इसके बारे में पॉइंट, 1487 में इसकी मृत्यु होती है, मृत्यु 1487। और जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, महिलाएं, बच्चे और वृद्ध सभी काले कपड़े पहनकर शोक व्यक्त करते हैं, काले कपड़े पहनकर शोक व्यक्त करते हैं। काले कपड़े से यदि आपको कुछ याद आ रहा हो तो काले कपड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है, काला कपड़ा और लाल कपड़ा। जैसा कि आपने देखा था रजिया ने जब काले कपड़े पहने थे, मैंने आपको वीडियो में बताया, तो उसने क्या किया था, 40 जो सरदारों का संगठन था, तुर्कानी चहलगानी जिसे बोलते हैं, तो इसने क्या किया, 40 तुर्क सरदारों का विरोध किया था। तब रजिया ने काले कपड़े पहने थे, और जब लाल कपड़े उसने पहने थे तो लाल क्रांति हुई थी। और यहाँ पर काले कपड़े पहनकर क्या हो रहा है, शोक व्यक्त हो रहा है इसके मरने पर। तो क्वेश्चन तीनों ही इंपोर्टेंट है, आपको अपने दिमाग में रखने के। लाल क्रांति क्या है, काली क्रांति क्या है, और ऐसा दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जिसके काले मरने पर काले कपड़े पहनकर सभी ने शोक व्यक्त किया था। तो यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये हो गए बहलोल लोदी के पॉइंट। अब बहलोल लोदी के बाद हम चलते हैं सिकंदर लोदी पर, तो इसको मैं साफ करूंगा। अब डालते हैं हम सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी यहां पर हम डालेंगे। और एक पॉइंट आपको और नोट कर लेना है बहलोल लोदी में, जो मैंने बता नहीं पाया। बहलोल लोदी अफगानी सरदारों को स्वयं के समकक्ष मानता था। जब वो है इसके दरबार में आते थे तो ये भी गद्दी पे से खड़ा हो जाता था। ये पॉइंट आपको नोट करना है, मैंने लिख नहीं पाया यहाँ पर, ठीक है। सिकंदर लोदी में डालेंगे। अब क्या, सिकंदर लोदी में सबसे पहले अपन लिखेंगे शासनकाल। जैसा कि हर राजा में लिखते हैं, तो शासनकाल इसका क्या है, 1487 से लेकर 1517 ईस्वी तक। क्या है, 1487 से लेकर 1517 तक इसका शासनकाल है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूल नाम। मूल नाम इसका क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका मूल नाम है निजाम खां, जो कि इसके बचपन का नाम भी था। और इसने क्या किया था भैया, इसने 1504 में यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे आगरा नामक शहर की स्थापना की। आगरा नामक नगर या शहर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगरा नामक नगर बसाया। इसके बाद क्या करेंगे, 1507 में भाई साहब ने राजधानी स्थानांतरित कर दी। 1507 में क्या किया इन्होंने,
राजधानी दिल्ली से आगरा, अभी तक दिल्ली में थे, अब दिल्ली से कहां ले जा रहे हैं, आगरा। ठीक, इसके बाद क्या किया, युद्ध स्थल पर लूटा गया माल पर लगने वाला कर, यानी कि यह ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने खुम्स कर नहीं वसूला। तो यहां पर क्या लिखेंगे, खुम्स कर नहीं वसूला, खुम्स कर नहीं वसूला। सिर्फ आपको शॉर्ट लिखना है, स्टोरी आपको मेरे लेक्चर से याद करना है, ज्यादा फालतू का मटेरियल नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जितना काम आए। इसके बाद यहां पर क्या लिखना है, आगे खुम्स कर नहीं वसूला। इसके बाद गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। पूछेगा क्वेश्चन एग्जामिनर कि गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखता था, तो भाई सिकंदर लोदी अपना लिखता था। तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। इसके बाद यहां पर आप उपाधि और लिख लो, इसकी मार्कर देना दूसरा, उपाधि इसकी लिख लेते हैं। उपाधि इसकी क्या थी, उपाधि थी सुल्तान सिकंदर शाह, उपाधि थी सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक, उपाधि इसकी हो गई। इसके बाद इसने भूमि की पैमाइश के लिए, भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक मापन प्रणाली अपनाई। गज ए सिकंदरी नामक मापन प्रणाली शुरू की, जिसकी पहली इकाई क्या थी, 30 इंच। माप की पहली इकाई क्या थी, 30 इंच माप की पहली इकाई थी। इसका वजीर लिख लेते हैं। ठीक है, इसका वजीर कौन था, मियां भुइयां। वजीर कौन था, मियां भुइयां वजीर था। और मियां भुइयां वजीर क्या करता है, मोट की मस्जिद का निर्माण करवाता है। मोट मस्जिद कहां बनती है, ये आपकी दिल्ली में बनती है। और कौन बनवाता है, मियां भुइयां करवाता है। इसके बाद ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब करते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा के नागरकोटा में, उड़ीसा के नागरकोटा में ज्वालामुखी मंदिर से, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों के टुकड़े, मतलब मंदिर की मूर्ति हैं उनको तोड़ेगा और उनके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे देगा। तो कह रहे हैं नागरकोटा में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों के टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिया, कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिया, मांस तोड़ने के लिए दिया। अत्याचार बढ़ते गए भैया इनके। और इन्होंने क्या काम किया, तो इन्होंने, हम देखते हैं क्या काम किया। और मुहर्रम त्योहार पर रोक लगा दी। मुसलमानों के मुहर्रम त्योहार पर रोक। और क्या काम किया, मुस्लिम महिलाओं को संतों व पीर की मजार पर जाने से रोक। संतों व पीर की मजार पर जाने से क्या लगा दी भाई साहब ने, रोक लगा दी। इतने सारे तुम अत्याचार करोगे तो कोई ना कोई बीमारी तो तुमको होनी ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनको गले की बीमारी हो जाती है। और क्या होता है, 21 नवंबर 1517 को गले की बीमारी के कारण
क्या होता है 21 नवंबर 1517 को गले की बीमारी के कारण इनकी क्या हो जाती है भाई साहब की मृत्यु हो जाती है। गले की बीमारी के कारण यहाँ पर मृत्यु 1517 को गले की बीमारी के कारण मृत्यु, गले की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे पॉइंट और लिखाता हूं। अब यहां पर आपको डाल लेना है इब्राहिम लोदी। ठीक है, क्या डालना है अपन को, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले शासनकाल, जैसा कि मैं हर राज्य में हर शासक में लिखवाता हूं। तो शासनकाल इसका क्या है, शासनकाल है इसका 1517 से लेकर 1526 ईस्वी। ठीक है, और जलाल खां का मैंने बता ही दिया था, यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हैं जलाल खां और इब्राहिम लोदी, दो पुत्र हैं हमारे। ठीक है, इब्राहिम लोदी और जलाल खां, इब्राहिम और जलाल खां। और जलाल खां को क्या मिलता है जौनपुर, और तुम्हारा इब्राहिम लोदी को क्या मिलता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन कर लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब बैठते हैं 1517 से 1526 में। अब 1517 में इनका क्या होता है राणा सांगा और वर्सेस कौन रहता है भाई अपना इब्राहिम लोदी। और कौन सा युद्ध होता है तुम्हारा घटोली का युद्ध होता है। कब होता है 1526 में, वो सॉरी 1517 में। 1517 में कौन सा युद्ध आपका घटोली का युद्ध, दोनों के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी जीत जाते हैं, राणा सागा को काना और टोंटा बनाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हर घर में जो होता है विभीषण वगैरह वो मैंने आपको बता ही दिया, तो यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है, वो सारे पॉइंट। अब डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 19-20 अप्रैल को, क्या लिखेंगे यहाँ पर 19-20 अप्रैल 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी में हरियाणा में, और हरियाणा में कहा पानीपत, बाबर रात में अचानक आक्रमण करता है, रात में अचानक आक्रमण करता है, रात में अचानक क्या करता है आक्रमण करता है। 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इब्राहिम लोदी मारा जाता है, जो कि लोदी वंश का अंतिम संस्थापक है। यहां पर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे अंतिम शासक। ठीक है, यहाँ पर लिख दो अंतिम शासक, यहाँ पर लिख दो संस्थापक, तो आपको स्टोरी अच्छे से कवर करने में मजा आएगा। तो यहाँ पर ये माना जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का या लोदी वंश का, लोदी वंश का या दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध स्थल में शहीद हुआ, जो युद्ध स्थल में शहीद हुआ। इसके बाद यहां पर हमको क्या लिखना है बाबर जीत जाता है, और बाबर के जो पॉइंट है वो बाबर के पॉइंट मैंने आपको वैसे बता दिए हैं। तो बाबर के पॉइंट जब अपन मुगल पढ़ेंगे तब लिखाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर वहां पर डबल हो जाएंगे। स्टोरी तो आपको मैंने पूरी कवर कर ही दी है। तो यहाँ पर क्या होता है लोधी वंश अपना खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो सारे के सारे पॉइंट हैं स्टोरी बनाने के लिए मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इसमें नोट नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट आते हैं वो मैंने आपको नोट करा दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो साम्राज्यों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, एक था आपका विजयनगर जिसकी राजधानी हम्पी थी, और दूसरा था आपका बहमनी साम्राज्य। तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे लेक्चर और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।